नमस्कार। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का सिविल स्टेप के यूट्यूब चैनल पे। यह है स्थापना सीरीज का नया लेक्चर, जहां पर हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स पार्ट 1। स्थापना के लेक्चर में हम आपको एमसीक्यूज की मदद से एक पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से कवर करवाएंगे, और ये टॉपिक वो टॉपिक हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो एक तरीके का ये रिवीजन लेक्चर है जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है आपके एग्जामिनेशन में। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट किया है, जिन्होंने हमारे प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम को अफेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, जो स्टेट के 3 बेसिक ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, उनकी जो शुरुआत होती है वो हमें बेसिकली ब्रिटिश रूल के टाइम पर ही देखने को मिलती है। तो जब भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट या पॉलिटी वाला पार्ट पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो हमें उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अगर हमें किसी भी कंसेप्ट को अच्छे से समझना है तो हमें पता होना चाहिए कि उसके पीछे उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई है, किस तरीके से उस कंसेप्ट की इंडिया में इंट्रोडक्शन हुई, किस तरीके से वो डेवलप हुआ और किस तरीके से वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना। तो आपको ब्रिटिश रूल के टाइम पर हुई इन डेवलपमेंट्स के बारे में इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं पार्ट 1 में अवगत करवाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की। मैं आपको बता दूं कि जो ब्रिटिश थे वो इंडिया में 1600 एडी में आते हैं। ब्रिटिश पहले ट्रेडर की फॉर्म में आते हैं। उनकी एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत में ट्रेड करने आई थी, और वो इंग्लैंड की क्वीन से चार्टर लेकर आई थी। उनका पर्पस बेसिकली ट्रेड का ही था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन देखी, उनको एक अंदाजा लग गया कि जो मुगल एम्पायर था, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एम्पायर था, वो अब फॉल कर रहा है, और इस मुगल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन का फ़ायदा वो उठा सकते हैं। तो उन्होंने कोशिश करी कि वो इंडिया में कुछ टेरिटरीज को होल्ड करें ताकि उनको प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, और इसके साथ साथ इंडिया, जो उन्हें एक प्राइज्ड कॉलोनी लग रही थी उनके रिसोर्सेज की वजह से, उसको वो लंबे समय तक होल्ड कर सकें। तो इस वजह से उन्होंने इंडिया में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। फिर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में होती है, और बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में होती है। इन दो इवेंट्स की मदद से ब्रिटिश अपनी पकड़ इंडिया में काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। उनको 1764 के बाद बंगाल के दीवानी राइट्स, बिहार के दीवानी राइट्स एंड उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, और इस तरीके से वो बंगाल में ड्वेल गवर्नमेंट की स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन उस टाइम पर इतना ज़्यादा प्लंडर, इतनी ज़्यादा करप्शन होती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लग जाता है कि अगर हमें इंडिया को लंबे समय तक रूल करना है तो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स हैं इंडिया में उनको रेगुलेट करना पड़ेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने कुछ एक्ट टाइम टू टाइम इंडिया में भेजे, जिसकी शुरुआत होती है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। उसके बाद आता है एक अमेंडिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, और उनके बाद शुरू होते हैं चार्टर एक्ट्स। चार्टर एक्ट वो एक्ट थे जो कि 20 ईयर की ड्यूरेशन में आते हैं। पहला चार्टर एक्ट 1793 में आता है, दूसरा 20 साल बाद 1813 में आता है, फिर तीसरा 1833 में आता है, और चौथा चार्टर एक्ट और फाइनल चार्टर एक्ट आपका 1853 में आता है। तो इस तरीके से कंपनी रूल के टाइम पर, कंपनी रूल देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के अफेयर्स को कंट्रोल कर रही होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली इंडिया को कंट्रोल नहीं कर रहा होता, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से इंडियन कॉलोनीज को लंबे समय तक होल्ड करने की कोशिश करता है। तो जो पीरियड है 1773 से, क्योंकि यहाँ पर पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने वाला था, इसलिए हम इंडिया में कंपनी रूल की फॉर्मल शुरुआत 1773 से मानते हैं। और 1857 ये वो पीरियड है जब हमारे देश में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई, जिसको हम रिवोल्ट ऑफ 1857 की फॉर्म में जानते हैं। तो इस पर्टिकुलर पीरियड को जो 1773 से लेकर 1857 तक एक्सटेंड करता है, इसको हम कहते हैं कंपनी रूल इन इंडिया, क्योंकि इस ड्यूरेशन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अफेयर्स को कंट्रोल कर रही होती है। और उसके बाद जो 1857 की रिवोल्ट के बाद जो पीरियड स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं क्राउन रूल, क्योंकि यहाँ पर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर लेती है इंडिया के अफेयर्स को कंट्रोल करने की, इंडिया को एज अ कॉलोनी रूल करने की। तो आपको ये पूरी टाइमलाइन अच्छे से पता होनी चाहिए कि क्राउन रूल के टाइम पर या कंपनी रूल के टाइम पर कौन कौन से एक्ट आए। तो कंपनी रूल जो हमारा आज का लेक्चर का मेन हिस्सा है, इस पर्टिकुलर टाइम पर शुरुआत होती है एक्ट्स की, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। ये वो पहला एक्ट था जिन्होंने इंडिया में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट करने की शुरुआत करी।
इन्होंने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने की शुरुआत करी। इस पर्टिकुलर एक्ट में बोला गया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसकी डेजिग्नेशन हम चेंज कर रहे हैं, इसकी डेजिग्नेशन हम कर रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जो वारेन हेस्टिंग्स थे, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के काम में मदद करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाती है जिसमें 4 मेंबर होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो 2 और मेन प्रेसिडेंसीज थी आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडिया में, जो बॉम्बे और मद्रास के नाम से फेमस थी, उनको बोला गया कि आप भी अंडर दी बंगाल प्रेसिडेंसी ही अब काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत करी। इसके साथ साथ एक सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश करी गई, कहां पर? फोर्ट विलियम एट कलकत्ता में। इस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस था और उसके अलावा 3 जज और थे। इसके बाद जो आपकी कंपनी के प्राइवेट एम्प्लॉयज थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको बोला गया कि आपके प्राइवेट प्रैक्टिसेस पर, प्राइवेट ट्रेड पर हम प्रोहिबिशन लगाते हैं। तो इस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने कुछ रूल्स आइडेंटिफाई किए जिनके अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्क करना था इंडिया में। फिर इस पर्टिकुलर एक्ट की जब इंप्लीमेंटेशन होती है तो कुछ इश्यूज अराइज होते हैं, कुछ खामियां नजर आती हैं, जिसमें सबसे बड़ी खामी ये नजर आई कि जो आपकी सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश करी गई है कलकत्ता में और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, इनके बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में ये बोला गया कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपने ऑफिशियल कैपेसिटी पे डिसीजन लेती है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड नहीं करेगी। इसके साथ साथ रेवेन्यू मैटर्स पे भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं आएगी। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर पता होनी चाहिए कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? 1781 में। लेकिन फिर भी खामियां दूर नहीं होती हैं, तो एक और एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 की फॉर्म में। इस पर्टिकुलर एक्ट में जो पहली डेवलपमेंट होती है वो ये होती है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें जो मेंबर्स की संख्या थी वो 5 से घटाकर 4 कर दी गई। पहले यहां पर एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 4 मेंबर थे, अब ये एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 3 मेंबर कर दिए गए। इसके साथ साथ एक नई बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टेब्लिश करी गई, जिसका काम क्या था? इंडिया में पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करना और इसके साथ साथ कंपनी के जो सिविल, रेवेन्यू या मिलिट्री मैटर्स से उनके ऊपर सुपरविजन रखना। और इसके साथ साथ जो एक और बॉडी ऑलरेडी पहले से थी, जो क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की टॉप मैनेजमेंट बॉडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उसको बोला गया कि आप इंडिया में सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करेंगे। तो डुअल गवर्नमेंट की स्टार्टिंग कब होती है? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में, क्योंकि यहाँ पर एक बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करती है और दूसरी बॉडी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी वो आपकी किसको मैनेज करती है? वो आपके कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करती है। ठीक है, फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एंड 1813, जो कि पॉलिटिकली इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में आपको 2 बातें बहुत खास ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि ये वो एक्ट था जहां पर ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया। देखो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो उसके पास ट्रेड मोनोपोली थी कि उसके अलावा कोई और ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकती। और ये जो मोनोपोली थी ये उनकी 1813 तक चली, जब 1813 के चार्टर एक्ट ने इस ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया और अब जो बाकी ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज थी वो भी इंडिया में आकर ट्रेड कर सकती थी। इसके साथ साथ जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनको भी भारत में एंट्री अलाउ करी गई। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्ट में एक जो मेन बात हुई वो ये हुई कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो डेजिग्नेशन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आई थी उसको चेंज करके अब रीनेम किया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जो विलियम बेंटिक थे, जो वाइस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, विलियम बेंटिक, वो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, उसके बाद एक और बात कि जो लेजिस्लेटिव पावर थी मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज की, वो भी ट्रांसफर कर दी गई टू दी बंगाल प्रेसिडेंसी। तो जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उनके पास अब अल्टीमेट लेजिस्लेटिव पावर आ चुकी थी, जो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से वो परफॉर्म करने वाले थे। और जो आपकी मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उनको उनकी लेजिस्लेटिव पावर से डिप्राइव कर दिया गया। इसके साथ साथ पहली बार एक फेल्ड अटेम्प्ट होता है कि ओपन कंपटीशन अलो किया जाए फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट इन इंडिया, लेकिन ये कोशिश आपकी फेल हो जाती है। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत सिग्निफिकेंट एक्ट था, क्योंकि पहली बार ये आइडेंटिफाई किया गया कि जो गवर्नमेंट होती है उसके एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के साथ साथ लेजिस्लेटिव फंक्शन भी होते हैं। तो पहली बार इंडिया के लिए एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेब्लिश करी गई, जिसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस 6 एडिशनल मेंबर्स थे।
और ये जो 6 एडिशनल मेंबर थे ये भारत के 4 लोकल गवर्नमेंट से इनमें 4 मेंबर आने थे। मतलब क्या कि 6 में से जो 4 मेंबर आने थे वो इंडिया की लोकल गवर्नमेंट से आने थे, जो आगरा, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास से बिलोंग करते थे। इसके बाद एक और बात कि ओपन कंपटीशन जिसकी शुरुआत या जिसकी कोशिश 1833 में करी गई थी उसको फाइनली इंट्रोड्यूस कर दिया गया इन 1853। तो अब इंडियंस पार्टिसिपेट कर सकते थे सिविल सर्वेंट के एग्जामिनेशन में, क्योंकि एग्जामिनेशन अब ओपन हो चुका था। ठीक है, और ये पहला चार्टर एक्ट था जहां पर कोई ड्यूरेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल की स्पेसिफाई नहीं करी गई थी। देखो, हर एक पिछले चार्टर में ये बताया गया था कि कितनी ड्यूरेशन के लिए हम ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में और रूल करने की इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्ट में 1853 के एक्ट में कोई इजाज़त के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में बात नहीं करी गई। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट एक्ट जो कि कंपनी रूल के टाइम पर आए थे। अब मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा, अगर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में समर्थ हैं, अगर आप वो कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपको उस टॉपिक को दोबारा से समझना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि इन रिलेशन टू वेरियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको 3 इवेंट्स दिए गए हैं, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है कि कौन सा पहले हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ और उसके बाद कौन सा हुआ। तो पहला है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तो यहाँ पर जो ईयर है वो आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। दूसरा है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट अगर आप पिछले 10 मिनट के लेक्चर को ध्यान से सुने तो आपको समझ में आएगा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट अमेंडिंग एक्ट था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का, और ये 1781 में आया था, तो ये 1 के बाद आना चाहिए। और पिट्स इंडिया एक्ट आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद आया था 1784 में। तो इस पर्टिकुलर आंसर का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1, 2 एंड 3। एक तो आप करेक्ट को पहले ही अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम पेपर में क्वेश्चन आने के बावजूद भी ये गलतियां कर देते हैं कि हमने ये नहीं नोट किया होता कि पेपर में करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? आंसर सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे पूछ रहे हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कि इनमें से कौन से भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सुनते ही आपके दिमाग में 1833 का चार्टर एक्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि ये वो एक्ट था जहां पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की डेजिग्नेशन चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो यहां पर आपको याद रखना है कि विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वेरन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो ये पर्सनैलिटीज आपको इंपॉर्टेंट तीनों पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर बी। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में सबसे पहले वेरन हेस्टिंग्स आपको पता होना चाहिए। ये भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, जिनका कार्यकाल 1773 से 1785 तक था। उसके बाद विलियम बेंटिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही लिबरल एक ये पर्सनैलिटी थी जो इंडिया को हेड करी थी ब्रिटिश रूल के टाइम पर, और इन्हीं के टाइम पर सती प्रथा को अबॉलिश किया गया था, और ये इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जो लॉर्ड कैनिंग थे, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट पर भी थे 1856 से लेकर 1857 तक, और उसके बाद ये आपके फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे 1858 से लेकर 1862 तक। तो लॉर्ड कैनिंग दोनों ही पोस्ट को अज्यूम करके बैठे हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पहली स्टेटमेंट कहती है कि इट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। दूसरी कहती है कि इट अलाउड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन इंडिया। तीसरी कहती है कि इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। और चौथी कहती है कि इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सब ऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिमाग में लाना है कि पिट्स इंडिया ऑफ 1784 किस वजह से मशहूर था। तो ये इस वजह से मशहूर था क्योंकि यहाँ पर ड्वेल गवर्नमेंट की स्टार्टिंग हुई थी, और दूसरी बात ये कि 2 बॉडीज, पहली बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी, टॉप मैनेजमेंट बॉडी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको बोला कि आप कमर्शियल अफेयर्स ध्यान से रखिए, मैनेज करिए। और जो दूसरी बॉडी नई क्रिएट करी गई थी वो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक 6 मेंबर बॉडी थी जिनको बोला गया कि आप इंडिया के पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करिए। तो जो पहला स्टेटमेंट है गलत है, क्योंकि जो बॉडी नई क्रिएट करी गई वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नहीं थी, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी। और दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला गया था कि आप कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करिए।
इसके साथ साथ जो आपको डी स्टेटमेंट दिख रही है कि इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सब ऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये आपकी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेट करती है, ना कि पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 से। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हुई? स्टेटमेंट सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में आपको पहले हल्का सा बता दूं कि ये पहला ऐसा एक्ट था जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी को ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया बोला गया। इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था उसको और स्ट्रेंथन किया गया। इस पर्टिकुलर एक्ट में मॉडिफिकेशंस क्या क्या थी कि जो 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, उसकी जो मेंबरशिप थी वो 1 से कम कर दी गई। पहले क्या थे, उसमें 5 मेंबर थे, एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 4 मेंबर, और अब इसकी मेंबरशिप 1+3 कर दी गई। ठीक है, इसके साथ साथ ड्यूअल गवर्नमेंट की सेटिंग करी गई। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो आपकी एग्जिस्टिंग बॉडी थी, टॉप मैनेजमेंट बॉडी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उनको बोला गया कि आप भारत के कमर्शियल एंड फाइनेंशियल अफेयर्स को मैनेज करिए। और जो नई बॉडी बनाई गई, एक 6 मेंबर बॉडी, इसको बोला गया कि आप इंडिया में पॉलिटिकल एक्टिविटीज को लुकआउट करिए। इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह जिम्मेदारी भी दी गई कि वो इंडिया के सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स को सुपरवाइज करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द प्रोविजंस ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1853? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का प्रोविजन नहीं था। पहला ऑप्शन है इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर, तो ये स्टेटमेंट आपको थोड़ी सोचनी है। दूसरी कहती है कि सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तीसरी कहती है कि इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। और चौथी कहती है कि 4 आउट ऑफ न्यू मेंबर ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल वर अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। तो यहाँ पर अगर आपको जो मैंने समझाया था, अगर वो आपको हल्का सा याद है तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना काफी आसान रहेगा, क्योंकि पहली बार 1853 का ही वो एक्ट था जहां पर लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट किया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और यही वो एक्ट था जहां पर ओपन कंपटीशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया। 1833 के एक्ट में कोशिश की गई जो फेल हो गई, और 1853 के एक्ट में जो कोशिश थी वो सफल हो गई, और ओपन कंपटीशन सिस्टम आ गया फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। और इसी के बाद मैकुले कमेटी 1854 में एस्टेब्लिश करी गई। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो आपकी नई इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जा रही है, जिसमें 6 एडिशनल मेंबर ऐड किए गए, उनमें से 4 अपॉइंट किए जाने थे बाय द लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पहली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से बिलोंग करती है, और क्योंकि आपसे क्वेश्चन में नॉट द प्रोविजन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट वाज स्टार्टेड बाय, कि किस एक्ट ने ओपन कंपटीशन की शुरुआत करी थी? चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858? तो इस क्वेश्चन का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 हमें हल्का सा पता होना चाहिए। ये वो एक्ट था जहां पर सेपरेट किया गया एग्जीक्यूटिव फंक्शन को और लेजिस्लेटिव फंक्शन को, और एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट की गई जिसमें गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर तो थे ही थे, इनके साथ साथ एडिशनल 6 मेंबर और ऐड किए गए। जो ये 6 मेंबर थे, इनको ऐड किया जाना था फ्रॉम दी लोकल गवर्नमेंट्स फ्रॉम 4 एरियाज इन इंडिया, आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। और सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द सिविल सर्वेंट इन इंडिया, और ये एग्जाम आपका सिर्फ लंदन में ही होना था। और इसके साथ साथ कंपनी के रूल का जो पीरियड था, टर्म थी, वो उसको स्पेसिफाई इस पर्टिकुलर एक्ट ने नहीं किया। तो ये था हमारा आज का स्थापना का लेक्चर। मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने कुछ नई चीज़ समझी होंगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, अगर आपकी कोई एग्जाम रिलेटेड इशू है, तो आप उसे प्लीज़ शेयर कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 8146207241 पर, या फिर आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@civilstat.com पर। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों जुड़ने के लिए और लेक्चर सुनने के लिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस लेक्चर को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।